Yes, good afternoon, everyone. Good afternoon to all of you. Pooja Patel present. Bhavsar Vishwa. Pooja Patel, Bhavsar Vishwa, Maitri Patel. Good afternoon. Khushi Singh. Sneha. Good afternoon, sir. Okay, good afternoon. Shreya. Okay, very good. चलो. Hope so. और कोई आया है? Yes. हो गया अटेंडेंस सबका? अनु प्रसाद. After how many time? Anu Prasad is present. सब लोग क्लैपिंग करोगे अनु प्रसाद के लिए? अनु प्रसाद के लिए सब क्लैपिंग करो. ये क्लास अटेंड करने आई है. ऑल ऑफ यू क्लैप फॉर हर. वेरी गुड. चलो, कोई नया मेहमान आता है तो उसका स्वागत करना चाहिए, है ना? इसलिए हमने इसके लिए क्लैपिंग किया. चलो, तो लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? मोशन के कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने स्टार्ट कर दिया था. ठीक है. मैत्री शाह हैज आल्सो ज्वाइंड. Maitri Shah is also present. Okay. सो मेरा एक बार मन है कि मैं आप लोगों को ना एक क्विक रिवीजन करवा दूं. जो लोग नए आए हैं, कई लोगों ने काफी छुट्टियां भी मारी है. एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते फटाफट कि अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है ना? मैत्री शाह इज आल्सो ज्वाइन. पल्लवी शर्मा. यस, कितने लोग रेडी है रिवीजन के लिए? मैं सोच रहा था आपको रिवाइज करवा दूं आज, ताकि जिन बच्चों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का ए भी नहीं पढ़ा है उन्हें पता चल जाएगा कि अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, ना? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को स्टार्टिंग से रिवाइज कर लो.
आज की क्लास आपके लिए रिवीजन की क्लास की तरह हो जाएगी। जितना हम कवर कर चुके अभी तक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, वो सारा का सारा आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलो, वेरी गुड। ओके, सबको स्लाइड्स दिखाई दे रही हैं? ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी द स्लाइड्स? यस, वेरी गुड। अनुप्रसाद, खुशी सिंह, पूजा पटेल। चलो, आज हम स्टार्टिंग से रिवाइज कर रहे हैं स्लाइड से। तो जो भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, बहुत बेसिक बेसिक टॉपिक्स भी हम कवर कर लेंगे, है ना, जो एनसीईआरटी लेवल के हैं और जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बेसिक से यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन को दिया गया है, तो आप बिल्कुल देखते जाओ, आपको एक एक स्लाइड देखते जानी है और समझते जाना है क्या क्या है। ठीक है, फ्रॉम स्लाइड बाय स्लाइड यू हैव टू वॉच एंड अंडरस्टैंड। बहुत बेसिक चीजें हैं जो हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, वो सारी चीजें आज मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सबसे पहले अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? व्हाट इज द अनबैलेंस फोर्स? हमें बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे एक स्केटर खड़ा है और स्केटर अभी रेस्ट में है। सो जब ये स्केटिंग करेगा तो ये कुछ फोर्स लगाएगा जिससे इसके स्केट्स आगे बढ़ेंगे, और स्केट को देखोगे तो ये रोलर से कनेक्टेड है ग्राउंड के साथ। ठीक है, तो एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टेड ऑन हिम इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्स्टिकल स्टोन। अब जब ये स्केटिंग करते करते आगे गया तो रास्ते में एक पत्थर आ गया और पत्थर से इसका स्केटबोर्ड टकरा गया, तो इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा। ठीक है, छोटी छोटी बातें आज हम करेंगे, जैसे कि इनर्शिया क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सिस्टम। इनर्शिया डिपेंड करता है मास, सिस्टम का कितना मास है उतना ज्यादा उसका इनर्शिया होता है। इनर्शिया इज बेसिकली रेजिस्टेंस टू चेंज इट्स स्टेट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है, जब तक उस पर कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, अच्छा, इनर्शिया तीन तरह के हो सकते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन बाय इट्स ओन अल्टीनल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टेड। सो जब तक आप सपोज एक गाड़ी चला रहे हो, जब तक आप गाड़ी का स्टीयरिंग को राइट या लेफ्ट नहीं करोगे तब तक आपकी गाड़ी टर्न नहीं लेगी, है ना। तो गाड़ी अपने आप तो नहीं मुड़ जाती ना, उसको आपको एक्सटर्नली कुछ फोर्स लगाना पड़ता है, तब वो राइट टर्न या फिर लेफ्ट टर्न लेती है। तो यहाँ पे आप देखो, ये कार चल रही है, तो ये कार को जब तक आप स्टीयरिंग से डायरेक्शन नहीं दोगे तब तक ये चेंज नहीं करेगी, ये सेम डायरेक्शन में चलती रहेगी। दिस इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें पता है। सो फर्स्ट law talks about how to overcome the inertia when an unbalanced force is applied. न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? जब भी हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी बॉडी जो है वो इनर्शिया को ओवरकम कर लेती है ना। सपोज करो, अगर आप बैठे हुए हो, पूरे दिन से बैठे हुए हो, अगर आपको कोई कुछ नहीं बोल रहा तो आप अपने कमरे में पूरा दिन बैठे हुए हो। अब होता क्या है, आपके कमरे को, डोर को किसी ने नॉक किया तो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा तो आप जल्दी से उठ के बाहर गए, है ना। तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आपकी पोजीशन में चेंज हुआ, है ना, इनर्शिया में चेंज हुआ। तो एक्सटर्नल फोर्स इज द ओनली एजेंट विच कैन चेंज द इनर्शिया। तो
इनर्शिया को ओवरकम करने में एक्सटर्नल फोर्स की हमें जरूरत पड़ती है। अच्छा क्वेश्चन देखो, विच लॉ ऑफ न्यूटन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम? तो लॉ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय दिस इक्विलिब्रियम? यस, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? Newton's first law of motion is also known as law of equilibrium. But what is equilibrium? Equilibrium का मतलब होता है जब आपके सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं, है ना। इक्विलिब्रियम मींस सपोज आपकी ये कोई बॉडी है और इस बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्स लग रहे हैं, F1 यहाँ पे फोर्स लग रहा है, 5 यहाँ पे फोर्स लग रहा है, F2 यहाँ पे फोर्स लग रहा है, 6। तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी? दिस बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम जब F2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 6 के बराबर। और F1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 5 के बराबर। तो आप देखो बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो गया, है ना। नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0। यू कैन सी दैट। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो एक्स डायरेक्शन में भी आपका नेट फोर्स 0 हो गया। अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो वाई एक्सिस में भी आपका नेट फोर्स 0 हो गया। तो किसी भी बॉडी के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन तब अचीव होती है जब उस बॉडी पे all the axes, if the net force is 0, then I can say that the body is in equilibrium. तो equilibrium की क्या कंडीशन है? Net force in x axis should be 0, net force on y axis should be 0. This is the condition of equilibrium. इक्विलिब्रियम किसी बॉडी का तभी अचीव होगा जब उस पे नेट फोर्स सारे डायरेक्शंस में 0 होंगे। और अगर आपके पास z एक्सिस भी है तो z एक्सिस में भी आपका नेट फोर्स 0 होना चाहिए। So this is the condition of the equilibrium. A body is said to be in equilibrium if net forces on x, y and z is 0. So यही पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था। So न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ होता है, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकेंड क्वेश्चन, you are thrown outwards when your car suddenly takes turn. Which law of Newton is involved? सपोज करो आप गाड़ी में जा रहे हो और आपकी किसी से लड़ाई हो गई और आपको किसी ने गाड़ी से बाहर फेंक दिया, तो न्यूटन का कौन सा लॉ लगा यहाँ पे? यस, ऑब्वियसली फर्स्ट लॉ ही लगेगा। आप गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हो, सडनली आपको किसी ने बाहर फेंक दिया, तो इनर्शिया आपका ओवरकम हो गया ना। आपकी टेंडेंसी क्या थी कि आपको गाड़ी में ही बैठना है, गाड़ी से बाहर नहीं जाना। अब किसी ने जबरदस्ती आपको एक्सटर्नली फोर्स लगा के आपको उठा के गाड़ी से बाहर फेंक दिया, तो इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके इनर्शिया को ओवरकम किया गया, किसी ने बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया और आपके इनर्शिया को ओवरकम किया और फिर आपको गाड़ी से बाहर फेंक दिया। इट इज सिंपली लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलो ऐसे अमेजिंग क्वेश्चन है मेरे पास बहुत सारे। अच्छा, मोमेंटम का कंसेप्ट 9th क्लास में हम लोग पढ़ते थे कि मोमेंटम क्या होता है ना। सबने 9th क्लास में पढ़ रखा है, मेरे को पता है। ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड दिस टर्म, और जिसने नहीं भी पढ़ा है उसने एक बार एटलीस्ट सुना तो होगा मोमेंटम के बारे में। 9th क्लास में आप लोगों ने मोमेंटम के बारे में कुछ तो सुना होगा, है ना, कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या चीज है, मोमेंटम किसको बोलते हैं, ठीक है। सबने एक ना एक बार तो सुना होता है, जरूर सुना होता है, ठीक है। भले पढ़ा नहीं होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट सबने सुना तो जरूर होगा। सो मोमेंटम, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, है ना।
मोमेंटम क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. अब सपोज करो when two stones of different masses are dropped from the same height on a vehicle, which will cause greater damage. मैंने क्या किया, दो पत्थर लिए, है ना, एक का मास ज्यादा है, एक का मास कम है. दोनों पत्थरों को मैंने h हाइट ऊपर से नीचे फेंका, किसी गाड़ी पे फेंक दिया. ठीक है, बचपन में हम लोग ऐसी बहुत सारी हरकतें करते थे कि हम कोई नीचे से जा रहा होता था तो हम उसके ऊपर कुछ फेंक देते थे, है ना. तो सपोज करो मेरे पास दो स्टोन्स है, एक हैवी स्टोन है, एक लाइट स्टोन है. तो कौन सा स्टोन ज्यादा डैमेज करेगा गाड़ी को? बताओ. विच स्टोन विल डैमेज द कार और द मूविंग व्हीकल? हैवी वाला करेगा कि लाइट वाला करेगा? यस, हैवी वाला करेगा. पल्लवी शर्मा इज सेइंग, खुशी सिंह, पूजा पटेल, मैत्री पटेल. लेसर वाला ज्यादा डैमेज करेगा. मैत्री पटेल तो उल्टा बोल रही है, क्यों? मैत्री पटेल बोल रही है लेसर वाला ज्यादा डैमेज करेगा और हैवी वाला कम डैमेज करेगा. ज्यादातर जो, हाँ ज्यादातर सबको यही लग रहा है कि हैवी वाला ज्यादा डैमेज करेगा. मैत्री पटेल को क्यों उल्टा लग रहा है कि लाइटर वाला ज्यादा डैमेज करेगा? अच्छा, लार्जर. मैंने लार्जर लिखा है. लार्जर लिखा है, ओके सॉरी. मैं लाइटर लाइटर कब से देख रहा था, मुझे लगा लाइटर लिखा है. चलो, लार्जर वाला ज्यादा डैमेज करेगा. क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है, सिंपल, है ना. तो मास ज्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा डैमेज करेगा. कहने का मतलब ये है कि आपका जो मोमेंटम है वो मास पे और वेलोसिटी पे दोनों पे डिपेंड करता है ना. सो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन इट, है ना, कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन उसके अंदर है. इट इज मेजर्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी and it is denoted by symbol p. So I can write p is equal to m into v. अच्छा, मेरे को एक क्वेश्चन याद आया. सपोज करो मैं आपको ऐसे बोलता कि ये दो बॉडीज है, दिस इज ऑफ मास m1 एंड दिस इज ऑफ मास m2. अच्छा चलो, एक बार के लिए मान लेते हैं कि m1 का मास है 50 kg और m2 का मास भी मान लेते हैं चलो 50 kg. दोनों का मास सेम ले लेते. ठीक है, अब मैंने क्या किया, m1 मास को कुछ फोर्स लगाया और फोर्स लगाने की वजह से m1 मास की वेलोसिटी में चेंज आया. तो m1 मास की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई? थ्री आई कैप. ठीक है, और मैंने m2 मास को यहां से फोर्स लगाया और m2 मास की वेलोसिटी कितनी हो गई? सपोज करो m2 मास की वेलोसिटी हो गई 3j कैप. So my question to you is that I am giving you some options. Option A is that momentum of first body is equal to momentum of second body. Option B is that magnitude of momentum of first body is equal to magnitude of momentum of second body. Option C is that momentum of first body is not equal to momentum of second body.
and option D is that can't say. Option D is that can't say. ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे को याद आ गया, तो मैंने कहा आपसे पूछ लेना चाहिए कि हमारे पास दो बॉडीज है और सपोज करो दोनों का मास बिल्कुल सेम है बट दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग है, तो क्या बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इनमें से? आप लोग खुद से सोच के बताओ। आपको मोमेंटम का फॉर्मूला भी पता है, आपको मोमेंटम के बारे में सब कुछ पता है। जस्ट थिंक एंड आंसर विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। पहली वाली बॉडी का मास 50 केजी, दूसरी वाली बॉडी का मास भी 50 केजी। पहली वाली बॉडी की वेलोसिटी 3i कैप, दूसरी वाली की वेलोसिटी 3j कैप। Now try to identify which option is correct. It is a very simple and very fundamental question which you must answer before understanding the concept of momentum. आपको पता चलेगा कि मोमेंटम होता क्या है। Yes, anyone? क्वेश्चन सबको समझ आया? अच्छा, विश्वा का आंसर आया सी। पूजा पटेल इज ऑल्सो सी। बाकी सबको भी आंसर निकालना है, मुझे सबका आंसर चाहिए। ऑल ऑफ यू हैव टू फाइंड योर ओन आंसर। मैत्री पटेल पूछ रही है बी ऑप्शन। मेरे को नहीं पता, आपको जो आंसर लगता है आप अपना आंसर बताओ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले आपको अपने आंसर्स बताने, आपको जो सही लगता है आप बताओ। पल्लवी शर्मा बी, खुशी सिंह बी, अनुप्रसाद बी। अच्छा, वेरी गुड। आधे बच्चे बी के साथ है, आधे बच्चे सी के साथ है। अब आया ना मजा, अब मजा आएगा इस क्वेश्चन को आंसर करने में। चलो, तो जिन बच्चों को बी लग रहा है बिल्कुल सही जवाब, जिन बच्चों को सी लग रहा है उनका भी जवाब बिल्कुल सही है। सो इस क्वेश्चन के दो करेक्ट आंसर है, बी इज ऑल्सो करेक्ट, सी इज ऑल्सो करेक्ट। अब देखो कैसे, है ना, बी और सी दोनों ऑप्शंस आपके करेक्ट है। बोथ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। नाउ यू सी हाउ। तो मैंने आपको बताया मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी। सो पहले केस में मोमेंटम क्या होगा? योर फाइनल मोमेंटम विल बी मास इनटू वेलोसिटी। मास इज 50 एंड वेलोसिटी इज 3i कैप। तो 50 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 150i कैप, है ना। फर्स्ट वाले का मोमेंटम कितना हो जाएगा? 150i कैप। सेकेंड वाले का मोमेंटम कितना होगा? 150j कैप। 50 into 3j cap, you will get 150j cap. सो अगर मैं वेक्टर्स की बात करूं तो दोनों वेक्टर्स अलग है। दिस वेक्टर इज डिफरेंट, दिस वेक्टर इज डिफरेंट। सो ये स्टेटमेंट सही होगा कि P1 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू P2 वेक्टर। बट अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ P1 इज 150
and magnitude of P2 is also 150. So ये भी ऑप्शन करेक्ट है. So both these options are correct. B option is also correct. C option is also correct. Now you got it, all of you? सबको समझ आया? वेरी गुड. सो इस तरह से आपको ध्यान रखना है क्वेश्चंस में, है ना. वेक्टर्स और स्केलर्स का आपको पूरा ध्यान रखना है और उसके बाद आपको आंसर देना है. चलो, तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. इससे आपके कुछ माइंड ब्लॉक्स खुले होंगे. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब मोमेंटम की यूनिट्स क्या होती है देखो. व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम? सो मोमेंटम की यूनिट देखो, मास की यूनिट होती है केजी, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड. सो मोमेंटम की ऐसा यूनिट इज केजी इंटू मीटर पर सेकेंड. और सीजीएस सिस्टम में अगर मैं बोलूं, सीजीएस का मतलब होता है, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकेंड्स. सो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो दो इसके सिस्टम में यूनिट्स है. वन इज द एसआई सिस्टम, अनदर इज योर सीजीएस सिस्टम. अच्छा, डायमेंशन फॉर्मूला देखो. जिन बच्चों ने डायमेंशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा उनको थोड़ा थोड़ा डायमेंशन फॉर्मूला का आइडिया लगा होगा. जैसे अगर मैं मास बोलूं तो मास का डायमेंशन क्या होता है? एम. छोटी छोटी चीजें अगर आपने पढ़ी है, मैंने आपको डायमेंशन के नोट्स दिए थे, तो आपने ये बेसिक तो उसका स्टडी किया ही होगा सबने, है ना. बेसिक पार्ट सबने स्टडी किया था डायमेंशन का. बेसिक वाला पार्ट मैं बोल रहा हूं, ओनली द बेसिक पार्ट. एम का डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल एम. हाँ. लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? एल. टाइम का डायमेंशन क्या होता है? टी. सो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशन. तो अगर मैं मोमेंटम का फॉर्मूला देखूं, सो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. अब मुझे मोमेंटम का डायमेंशन निकालना है, तो मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा? मास का डायमेंशन कितना होता है? मास होता है आपका केजी में. पहले आप इसका फॉर्मूला लिखोगे. वेलोसिटी किस में होती है आपकी? मीटर पर सेकेंड में. फर्स्ट यू राइट द फॉर्मूला एंड देन राइट द डायमेंशन. तो केजी में क्या होता है आपका? मास. सो राइट द डायमेंशन एम. मीटर में क्या होता है आपका? लेंथ. सो राइट द डायमेंशन एल. अपॉन सेकेंड, तो सेकेंड का डायमेंशन टाइम. तो टाइम की पावर कितनी है देखो, अपॉन में सेकेंड. तो अपॉन में आप टी लिखोगे. ठीक है, डायमेंशन ऐसे लिखे जाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स. एम इंटू एल अपॉन टी. सो ओवरऑल क्या होगा देखो, एम एल टी की पावर -1. दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर मोमेंटम. कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर मोमेंटम. तो इट इज वेरी सिंपल. फर्स्ट यू राइट द यूनिट्स ऑफ each parameter and then you write the dimension formula. ठीक है. So this is the dimension formula for momentum, mlt -1. चलो, ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड. डायमेंशन फॉर्मूला इज क्लियर टू यू? ओके. चलो, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. सो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose direction is in the direction of velocity. मोमेंटम की डायरेक्शन कहां पे होगी? जहां पे आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने रिवाइज कर लिया, मोमेंटम भी हमने रिवाइज कर लिया. अब आ जाओ न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे.
So according to Newton's second law of motion, ठीक है, according to first law of motion, if no external force acts on a moving body, then it moves with a uniform velocity. सपोज करो आपको मैंने कोई बॉडी दी और इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये जिस वेलोसिटी से बॉडी चल रही थी उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी अगर इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो, ठीक है। बट सपोज करो, एंड ऑल्सो वी कैन से दैट if no net external force acts on a body, its momentum remains constant. So अगर कोई भी external force नहीं लग रहा है इस बॉडी पे, कोई भी external force, if no external force is acting on this body, its velocity is constant. Its velocity is constant. If velocity is constant and mass is constant, I can say momentum is also constant. Momentum is also constant. ठीक है, तो ये फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती रहेगी with a uniform velocity, and if a body is moving with a constant velocity having constant mass, then its momentum is also constant. So if momentum is constant, I can say that change in momentum is zero. If momentum is constant, you can say that change in momentum is zero. Change in momentum is zero. If change in momentum is zero, then you can also say that rate of change of momentum is also zero. If change in momentum is zero, I can say that rate of change of momentum is also zero. If rate of change of momentum is zero, I can write this equation as d by dt of mass into velocity, which is equal to zero. If mass is constant, अगर mass आपका constant है तो I can write like this, m into dv by dt is equal to zero. So simply I can say that mass into acceleration is equal to zero, or you can say that force is equal to zero. So यही तो हमारी कंडीशन थी, external force is zero. If external force is zero, then change in momentum is zero, or you can say if change in momentum is zero, rate of change of momentum is zero. If rate of change of momentum is zero, mass into acceleration is equal to zero. If mass into acceleration is equal to zero, which means force is equal to zero. So external force का zero होने का क्या मतलब है? You can say that rate of change of momentum is zero. And if rate of change of momentum is zero, you can also say change in momentum is zero. अब change in momentum is zero का मतलब क्या हुआ? Final momentum minus initial momentum. Change in momentum का मतलब क्या होता है? Final momentum minus initial momentum is equal to zero. If final minus initial is equal to zero, I can say that final momentum is equal to initial momentum. If this condition is satisfied, you can say that the momentum is conserved. This is known as conservation of momentum.
This is known as conservation of momentum. चलो यहां तक सबको कहानी समझ आई? बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन अब आप जानते हो। डिफरेंशिएशन तो बहुत अच्छे से जानते हो अब आप, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो ये सब चीज आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग कि जब भी आपकी बॉडी पे, अब ये पॉइंट को आप अपने दिमाग में डाल दो, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू ऑलवेज कीप इन योर माइंड, if any external force on the body is zero, then your rate of change of momentum is zero. You can simply say that change in momentum is also zero, or you can say that the initial momentum is equal to final momentum, or you can say that your momentum is conserved. This is known as conservation of momentum. This is known as conservation of मोमेंटम, इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, अब 9th क्लास में आपने ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे, जैसे कि एक बॉय है, वो गन में से बुलेट को फायर कर रहा है, तो आपने रिकॉइल वेलोसिटी निकाली होगी गन की, है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने किए होंगे। अगर कोई बॉल है ना, उसको इनिशियल वेलोसिटी हमने दे दी, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी ये फाइंड करना है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने 9th क्लास में हम सॉल्व करते थे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर 11th क्लास ऑल्सो। सो 11th क्लास में भी आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वही है, कंसेप्ट इज वेरी वेरी सेम, जो आप 9th में पढ़ते थे वही सेम कंसेप्ट आपके 11th में है, बस ये है कुछ क्वेश्चंस और अच्छे आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना। खाली क्वेश्चंस के लेवल पे मैं अगर बात करूं तो पहले आप इसको सिंपल तरीके से पढ़ते थे, अब देखो आप इसको डिफरेंशिएशन लगा के सॉल्व करते हो, है ना। 9th क्लास में बच्चों को खाली बस ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट नहीं बताया जाता था, लेकिन जब बच्चा 11th क्लास में आ जाता है तो उसको ये डिफरेंशिएशन वाला फंडा भी बता देते हैं, क्योंकि उसने वो डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ लिया होता है ना। 9th क्लास के बच्चे को अगर मैं dp/dt लिख के दे दूं तो वो पागल हो जाएगा और बोलेगा सर मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा। ठीक है, तो 9th क्लास के स्टूडेंट को अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। 11th क्लास में जब आप आ जाते हो तो आपको मैथमेटिकल टूल्स से आप काफी फैमिलियर हो चुके होते हो, तो आपको ये चीजें समझ आने लगती। ठीक है, पढ़ते 9th में भी हम यही चीज थे और 11th में भी सेम ही चीज पढ़ रहे हैं, बट देखने का तरीका अलग है ना। चलो इतनी बात अगर आपको समझ आ गई तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। These 3 points are very important, hence the momentum